Good morning, and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is what is cash flow statement. आज हम बात करेंगे कि क्या है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं कैश फ्लो की स्टेटमेंट। डेफिनेटली यस, आपने ना नाम तो सुना ही है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। आज हम बात करेंगे और बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे आज के 5 AM कैश फ्लो मास्टरी सेशन के अंदर। देखिए, आप कैश फ्लो के वेरियस एरियाज के बारे में तो जानते हैं, लेकिन जो कोर है, जो बेस है, जो फाउंडेशन है, तो वन ऑफ द पर्सन मेट मी इन अ मीटिंग, ही सेड कि जगमोहन देखो, ऐसा है कि जब हमारी बैलेंस शीट बनती है ना, तो उस समय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा है, बैलेंस शीट बन रही है, और साथ में ना एक कैश फ्लो की स्टेटमेंट आती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिलेवेंट है। तो वो क्या है, क्यों है, कैसे बनती है, थोड़ा उसके बारे में अच्छे से बताओ। एट द सेम टाइम इसको हमने प्रैक्टिकली देखना किस तरीके से है, समझना किस तरीके से है। तो एक बार ना उसके ऊपर 5 AM का कैश फ्लो मास्टरी सेशन तो होना चाहिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं कि ये ना है क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप इसको समझ लो, क्योंकि जब आप इन्वेस्टर मीट के अंदर बैठे हो, आपकी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ रही है, और आप आईपीओ लिस्टिंग के लिए भी जा रहे हो, क्योंकि ग्रो तो कर ही रहे हो ना आप अपना विजन लेकर चल रहे हो। तो मेरी बात समझ लो कि आपको पूरी तरीके से पता होना ही चाहिए कि ये फाइनेंस के वर्ल्ड में कैश फ्लो की स्टेटमेंट आखिरकार क्या है और कैसे बनती है। चलिए देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट ना वो शो करती है कैश के फ्लो को, कि इनफ्लो और आउटफ्लो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर कैसे हो रहा है। यानी कि अगर ये दो बैलेंस शीट की डेट्स पे बन रहा है तो उस पीरियड के अंदर, अगर पिछले महीने का बन रहा है, पिछले वीक का बन रहा है, दो पीरियड के अंदर कैश के फ्लो की जो मूवमेंट हुई है, जिस स्टेटमेंट के अंदर ये लिखा जाता है उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। और कैश के इनफ्लो आउटफ्लो को ना प्राइमरली तीन एरिया में बांटा गया है: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तीन एक्टिविटीज हो गई। बहुत ही सिंपल वर्ड्स के अंदर अगर मैं आपसे बोलूं कि कैश फ्लो की जो स्टेटमेंट है ना, वो आपको इंफॉर्मेशन दे रही है कि चेंज कितना हुआ है कैश और कैश इक्विवेलेंट के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के द्वारा। आप कह रहे हो कि ये कैश और कैश इक्विवेलेंट क्या होते हैं। देखो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड हो सकता है ना रियल कैश, या वो पैसा बैंक का बैलेंस है, बैंकों में पड़ा हुआ सारा का सारा पैसा कैश इक्विवेलेंट के अंदर आएगा। एट द सेम टाइम मान लीजिए आपने डिमांड डिपॉजिट विद बैंक करा रखा है। डिमांड डिपॉजिट का क्या मतलब हुआ? फिक्स डिपॉजिट, एफडी कराई हुई है। यानी कि कैश और कैश इक्विवेलेंट का मतलब है कि आज आपके पास, खुद के पास कैश इन हैंड कितना है, बैंक में पैसा कितना है, एफडी कितनी कराई हुई है, या मार्केटेबल सिक्योरिटी, जैसे कि कोई डेप्ट फंड हो सकता है, कोई 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 आपने लिक्विड फंड हो सकता है जो कि कन्वर्टेबल है बहुत इजीली कैश के अंदर, मनी के अंदर, यानी कि ट्रांसफर करा के उसको आप वापसी ले सकते हो। देखो, यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो करंट इन्वेस्टमेंट्स है ना, वो मार्केटेबल सिक्योरिटी ही है जो करंट असेट के अंदर में आती है, अनलेस कि उसको नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटी हो, यानी कि लॉन्ग टर्म की आपने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक साल से ज्यादा के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो वो फिर इन्वेस्टमेंट है, कैश और बैंक बैलेंस थोड़ी है। एट द सेम टाइम देखो, कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि जो कि शॉर्ट टर्म होते हैं। कई बार होता नहीं कि हम अपना पैसा जो है, सरप्लस पैसा, लिक्विड फंड के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, सो दैट कि जब भी मनी की रिक्वायरमेंट हो तो हमें वो मिल जाए, क्योंकि इसके अंदर ना इनसिग्निफिकेंट रिस्क होता है कि उसकी वैल्यू कम ज्यादा हो जाएगी। ये इक्विटी शेयर के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, ये वो वाली बात नहीं है। ये लिक्विड फंड के अंदर या मार्केटेबल सिक्योरिटी के अंदर या कमर्शियल पेपर्स नहीं होते बैंक के,
जो 3 या 3 महीने से कम के टाइम के होते हैं, जैसे कि ट्रेज़री बिल हो गए, कमर्शियल पेपर हो गए, आप समझ गए। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब है कि कैश और कैश इक्विवेलेंट के अंदर जो चेंज हो रहा है, पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं। 3 एक्टिविटी के अंदर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंस एक्टिविटी के अंदर उसको हम कैश फ्लो की स्टेटमेंट कहते हैं। तो आप कह रहे हो कि जगमोहन ये मेथड क्या हैं इसको कैलकुलेट करने के? देखो जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनेगी ना, या तो डायरेक्ट मेथड से बनेगी या इनडायरेक्ट मेथड से बनेगी। डायरेक्ट मेथड मतलब कि कस्टमर ने मुझे कितने पैसे दिए, मैंने कैपिटल के रूप में कितने पैसे लगाए, मैंने अनसिक्योर्ड लोन कितना लिया, किसी भी सोर्स से मुझे जो पैसे आ रहे हैं, इनफ्लो आने दो। आउटफ्लो, आउटफ्लो के अंदर सप्लायर की पेमेंट हो गई, फिक्स्ड कॉस्ट की पेमेंट हो गई, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स हो गई, अनसिक्योर्ड लोन की रीपेमेंट हो गई। यानी कि डायरेक्ट मेथड मतलब कि जहां-जहां से पैसा आ रहा है, उसको लिखते जाओ इनफ्लो के अंदर, और जहां पैसा जा रहा है, उसको लिखते जाओ आउटफ्लो के अंदर। और इनडायरेक्ट मेथड क्या है? बड़ा आसान है। इनडायरेक्ट मेथड में तो क्या करना है? सीधा का सीधा प्रॉफिट एज़ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आ रहा है ना, उसको ले लो और उसमें कुछ प्लस माइनस करते हैं। वो क्या करते हैं? अभी मैं बता दूँगा आपको। आप कह रहे हो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? आज इतना टेक्निकल सा सब्जेक्ट क्यों समझाने लग गए हो? अरे बाबा, कैश फ्लो का जो बेस है ना, बेस है, वो है तो ये कैश फ्लो की स्टेटमेंट, जिसके अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के द्वारा हमने देखना है कि जो पैसा बिज़नेस के अंदर आ रहा है, बिज़नेस खुद कितना कैश फ्लो जनरेट करा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सैलरियाँ पे करने के लिए हम लोन ले रहे हैं। ये देखते ही पता लग जाता है बिज़नेस को कि उसकी हालत क्या है। तो अब अंडरस्टैंड करना सीख लो क्या, कि कैश फ्लो की स्टेटमेंट बनती कैसे है और उसको पढ़ते कैसे हैं। आज ना पूरी की पूरी क्लैरिटी हो जाने वाली है आपको। देखो, हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड के अंदर जो कैश फ्लो बनाते हैं वो कहाँ से बनाएँगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से और बैलेंस शीट से। बनाते हैं, एक बार समझते हैं, अच्छा लगेगा आपको, जिससे कि आपको पूरी की पूरी क्लैरिटी हो जाने वाली है। तो क्वेश्चन ये है कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट तो जो आपने बता दिया, ये कैश फ्लो क्या होता है ये भी बता दो। देखो, कैश फ्लो तो बड़ा सिंपल है, जो मूवमेंट हो रही है मनी की, बिज़नेस में जो पैसा आ रहा है और बिज़नेस से जो पैसा जा रहा है, उसको बोलते हैं कैश फ्लो। एक लाइन में आपको समझ में आ गया। यानी कि जब कैश का इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, उसको हम अब आगे से हमेशा 3 पार्ट में देखेंगे। पहला, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी कि बिज़नेस की कोर एक्टिविटी, यानी कि जो आप सेल कर रहे हो या खर्चे हो रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी पैसा आ रहा है, जा रहा है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब कि जो आपने कोई फिक्स एसेट परचेज़ कर लिए, आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर दिया या फिक्स एसेट सेल कर दिए या इन्वेस्टमेंट सेल करके जो पैसा आ गया, वो हो गई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का क्या मतलब हुआ कि आपने अपनी कैपिटल बिज़नेस के अंदर डाली या लोन लेकर बिज़नेस में डाला या कैपिटल वापस कर दी या लोन को वापस कर दिया, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो हमें ना बिल्कुल माइन्यूटली देखना चाहिए कि मेरे बिज़नेस के अंदर आना-जाना पैसे का कहाँ से हो रहा है? सबसे बेहतरीन क्या कहलाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, यानी कि बिज़नेस की वजह से ही अबंडेंस ऑफ कैश जनरेट हो रहा है। मान लीजिए अगर लोन ले लेकर ही सारे काम चल रहे हैं, तो कल को वापस भी तो करना है लोन। अच्छा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपको ये बता रही है कि अगर आज मैं कोई एसेट परचेज़ कर रहा हूँ, यानी कि एक्सपेंशन कर रहा हूँ, यानी कि फ्यूचर के अंदर मेरी इनकम ना मल्टीप्लाई करने वाली है, स्टेडी ग्रोथ होने वाली है। आज आप प्लांट एंड मशीनरी, कैपेसिटी, इक्विपमेंट के अंदर कर रहे हो। एट द सेम टाइम ये सिम्पटम किस चीज़ का है कि बिज़नेस ग्रोइंग स्टेज के ऊपर है। अगर ऑपरेटिंग यानी कि धंधे से पैसा नेगेटिव है, इन्वेस्टमेंट कोई कर नहीं रहे एक्सपेंशन के लिए और सारा का सारा पैसा टोपी घुमा, लोन ले, लोन वापस कर, लोन ले, लोन वापस कर, इधर से पकड़ा उधर दे दिया, उधर से पकड़ा उधर से दे दिया। पैसे का सारा संसार ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर घूम रखा है, तो यानी कि बिजनेस की हालत ठीक नहीं है। कहाँ से पता लगेगा? ये कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता लगेगा, क्योंकि कैश फ्लो का तो मतलब ही है मूवमेंट ऑफ मनी इन एंड आउट ऑफ द बिजनेस। आप कह रहे हो आज जगमोहन बड़ा इंटरेस्टिंग और डिफरेंट टॉपिक लेकर आए हो, लेकिन ये तो कोर है, ये तो बेस है। तो फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है? इसको अच्छे से समझ लो। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब है प्रिंसिपल रेवेन्यू
प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइजेस। यानी कि जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है, जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है, लेकिन बिजनेस की प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है। जिस बिजनेस के अंदर जो एक्चुअली आप काम करते हो, वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाती है। ओके, तो फिर जरा एक बार हमें समझना पड़ेगा कि अगर आप नॉन फाइनेंस कंपनी हो, यानी कि आप बैंक नहीं हो, आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं हो, आप नॉर्मल सेल परचेज का काम करते हो, प्रोडक्शन करते हो, बिल्डर हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, डेवलपर हो, ज्वेलर हो, आर्किटेक्ट हो, यानी कि फाइनेंसिंग का काम नहीं करते, तो आपकी प्रिंसिपल कोर एक्टिविटी क्या होगी? सेल ऑफ गुड्स कर देना या सर्विस कर देना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आपको कोई कमीशन मिलती है, फीस मिलती है, प्रोफेशनल फीस, कंसल्टेंसी फीस, रॉयल्टी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आपके कस्टमर आपको पैसे दे रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आप कोई कैश पेमेंट रिसीव कर लेते हो अपनी गुड्स या सर्विसेज देने के लिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सप्लायर को पेमेंट कर रहे हो ट्रेड पेबल में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वेजेस, सैलरी, प्रीमियम पे कर रहे हो इंश्योरेंस का, उसका इंश्योरेंस का क्लेम रिसीव हो रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आप जो है इनकम टैक्स पे कर दिया या जीएसटी का रिफंड मिल गया, इनकम टैक्स का रिफंड मिल गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट की वजह से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अच्छा, जो फाइनेंस कंपनियां हैं, फाइनेंस कंपनियों का तो काम ही, फाइनेंस कंपनियों की प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी क्या होगी? मान लीजिए वो सिक्योरिटी खरीद रहे हैं, सिक्योरिटी बेच रहे हैं, वो लोन बांट रहे हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट ले रहे हैं, या लोन ले रहे हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, क्योंकि फाइनेंस कंपनी का तो वही प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी होगा। डिविडेंड रिसीव करना, इंटरेस्ट रिसीव करना, सैलरीज और बोनस पे करना, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स रिसीव करना, ये सारी की सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, जो कि प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है। यानी कि जो मेन बिजनेस धंधा आप करते हो, यानी कि आपका मैन पावर सप्लाई का काम है, आर के सब्रवाल जी। तो इसका मतलब है कि जो पैसा आपका कस्टमर ओप्पो वीवो आपको दे रहा है, और जो आप अपनी सैलरियां पे कर रहे हो, वो क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना वो। चलिए, तो कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेट नहीं होते, लेकिन ना वो फाइनेंसिंग है ना वो इन्वेस्टिंग है, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब कंपनी नई इनकॉर्पोरेट करनी है आपने, नई कंपनी इनकॉर्पोरेट आप कर रहे हो, तो अभी कंपनी तो इनकॉर्पोरेट हुई नहीं, उसने बिजनेस नहीं शुरू किया, तो जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस किए कहाँ डालें उसको? इन्वेस्टिंग में डालें कि फाइनेंसिंग में डालें? ना, उसको आप ऑपरेटिंग में डाल दो, ऐसा कह रहा है सिस्टम। अगर आपने मार्केटेबल सिक्योरिटी, यानी कि डेप्ट फंड था, आपने उसको बेच दिया, डेप्ट फंड पे थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया, उसको कहाँ डालें? अब वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है ना, उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डाल दो। सिर्फ ये दो एक्सेप्शन है जहां ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आप पैसे कंसिडर करते हो। तो फिर ये बताओ, ये प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी को थोड़ा जगमोहन डिटेल में बताओ, ये होती क्या है? एग्जाम्पल के साथ में बताओ ना। बताया ना अभी आपको, जिसकी वजह से आप बिजनेस का प्रॉफिट कमाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, तो मैन्युफैक्चर और सेल करना कंप्यूटर को। अगर आप ट्रेडिंग कंपनी हो तो गुड्स को सेल परचेज करना। अगर आप फाइनेंस कंपनी हो तो लोन लेना, लोन देना और उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाना, फाइनेंसिंग एक्ट कंपनी के लिए उसकी प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है। सीधी सी बात है, मोटी सी बात है, जनरल बात है, स्ट्रेट बात है कि भाई आप जो है अपने धंधे की वजह से कितना कैश फ्लो जनरेट कर पा रहे हो। कहाँ दिखेगा ये दिखेगा आपको कैश फ्लो की स्टेटमेंट के अंदर। चलिए, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट वाली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की। क्वेश्चन ये आता है कि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है? अभी चलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के ऊपर। व्हाट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? एक्वायर करना या सेल करना, किसको? लॉन्ग टर्म एसेट को, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप बिल्डिंग को परचेज करते हो, लैंड को परचेज करते हो। एग्जांपल ले लो, प्लांट इक्विपमेंट, और आपने शेयर्स या सिक्योरिटीज के अंदर या दूसरी कंपनी में पैसे लगाए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको सेल कर दिया, पैसे वापस आ गए इन्वेस्टमेंट को। अच्छा, आपने लॉन्ग टर्म लोन दे दिया, इम्प्लॉइज को लोन दिया या बाहर वाली पार्टी को लोन दे दिया, या उस लोन की वापसी आपके पास आ गई, तो लोन देना, लोन लेना आपका कोई प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी थोड़ी है, ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहलाएगी कि पैसा कमा तो रहे हैं लेकिन डाइवर्जन ऑफ मनी हो रहा है। बैंक देखते हैं ना कि यार लोन तो आपने हमसे ले लिया, जैसे कि बैंक का ओवरड्राफ्ट ले लिया,
बैंक की सीसी ले ली, लेकिन उठा के प्लॉट खरीद लिया, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पैसा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इस्तेमाल कर लिया। अरे टर्म लोन तो आपने जिस पर्पस के लिए लिया था, वर्किंग कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए लिया था, उसको डाल कहाँ पर दिया? तभी होता है ना, कुछ फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं, वो आपका पी एंड एल, बैलेंस शीट और कैश फ्लो देखते सारी बता देते हैं कि भैया ये पैसे का डाइवर्जन तो नहीं हो रहा। उनको कहाँ से पता लगता है? उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता लगता है। जब वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर पैसा इन्वेस्ट होता हुआ देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर पैसा आप डाइवर्ट कर रहे हो, ये कंपनी के हिसाब से है ना। चेहरे पे आ गई ना स्माइल आपके? यस, यही तो आप जानना चाह रहे थे ना, सीखना चाह रहे थे। आज एकदम सिंपल तरीके से खोल के बता दिया मैंने आपको। तो अब देख लो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो सीधी सीधी सी बात है कि आप अपनी कंपनी के कैपिटल के स्ट्रक्चर में जो भी चेंज करते हो, ओनर जो अपनी कैपिटल डालता है निकालता है, वो सारी की सारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। जैसे कि आप शेयर इशू करते हो, डिवेंचर इशू कर दोगे, अपने शेयर्स को बायबैक कर लोगे, लोन ले लोगे, डिविडेंड पे कर दोगे, डिवेंचर पे, लोन पे, कैपिटल पे, या आपका बैंक ओवरड्राफ्ट सीसी लिमिट कम हो गई या बढ़ गई, ये सारी की सारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। आप कह रहे हो जगमोहन समझ आ गया, अच्छे से समझ आ गया। धंधे से जो कमाया वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो एसेट खरीदे बेचे वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और जो कैपिटल डाली निकाली लोन लिया दिया वो सारी की सारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट जो पे किया लोन के ऊपर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पता लगे, एक कंपनी बिना लोन के चल रही है तो उसका ईबिडा अलग होगा, और एक कंपनी जो लोन के साथ में चल रही है उसका नेट प्रॉफिट अलग होगा। ईबिडा तो सेम हो सकता है, यानी कि अगर आप लोन लेके काम कर रहे हो या अपने पैसों से काम कर रहे हो तो कंपेयर कहाँ पे करते हैं? ईबिडा। ईबिडा यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड एमोर्टाइजेशन। तो हमने क्या कर दिया? हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटी को सेपरेट कर दिया। अच्छा, कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन भी तो होती हैं जो कि कैश फ्लो होता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, जिसके अंदर पैसों की मूवमेंट नहीं हो रही, आप कैश जमा कराते हो बैंक के अंदर, तो वो कैश और कैश इक्विवेलेंट तो सेम रहा ना, यानी कि इस डब्बे से पैसा निकाल के उस डब्बे में डाल दिया, तो इसको कैश फ्लो नहीं बोलेंगे। आपने बैंक से पैसे विड्रा कर लिए, या आपने ये लिक्विड फंड को क्लियर करके अपने करंट अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर दिया, या नॉन कैश ट्रांजेक्शन हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के अंदर कोई आपका कैश का आउटफ्लो थोड़ी हो रहा है। एक बार मनी का आउटफ्लो हो गया था जब आपने फिक्स एसेट परचेज किया था। अब जब उसको ईयर बाय ईयर डेप्रिसिएशन के रेट के हिसाब से राइट ऑफ करते हो तो वो आपका कैश फ्लो नहीं आता, इसलिए डेप्रिसिएशन को हम ऐड कर देते हैं। या आपने शेयर इशू कर दिए किसी को अदर देन कैश, कि भाई तू कंपनी में बिल्डिंग डाल और मैं तेरे को शेयर इशू कर देता हूँ। तू कंपनी के अंदर अपनी गुडविल या तेरे बिजनेस को एक्वायर करते हैं, उसके बदले में शेयर इशू कर देते हैं। तो ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, ये दिखाई नहीं देती कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, नहीं दिखाई देती। तो यानी कि नॉन कैश ट्रांजैक्शन बिल्कुल भी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर दिखाई नहीं देती। इसलिए हमेशा याद रखना क्या, कि ट्रांजैक्शन जो है या तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, या वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो सारी एक्टिविटी को जो मिलाकर नेट कैश फ्लो आया ना, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मान लो धंधे से, डेटर से, कस्टमर से पैसे आए नहीं, लेकिन आपने इन्वेस्ट कर दिया कहीं पे प्रॉपर्टी के अंदर और बैंक की ओवरड्राफ्ट लिमिट आपकी बढ़ गई, तो हो सकता है ना नेगेटिव चला गया वहां पे। सारी चीजों को टोटल कर देना, और ओपनिंग बैलेंस के अंदर जब तीनों चीजों को ऐड कर दोगे तो जो फाइनल बैलेंस बचेगा वो आपका कैश और कैश इक्विवेलेंट का फाइनल पैसा बचेगा, यानी कि उतना पैसा आपके हाथ में होगा, या बैंक में होगा, या आपका मार्केटेबल सिक्योरिटीज के अंदर होगा। एक ट्रांजेक्शन ना एक से ज्यादा कैटेगरी के अंदर भी आ सकती है। बताओ कौन सी? कौन सी? हाँ हाँ, लोन की रीपेमेंट। जब आपने मान लो कोई मशीनरी हायर परचेज पे परचेज की, अब उसकी आप रीपेमेंट कर रहे हो लोन की, अब उसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट भी होता है, प्रिंसिपल कंपोनेंट भी होता है। जो इंटरेस्ट पे करते हो ईएमआई का, उसका इंटरेस्ट कहाँ जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। और प्रिंसिपल कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। आप समझ गए? आप कह रहे हो कि जगमोहन पूरी तरह से समझ गए हैं कि अगर हमने शेयर इशू कर दिए किसी एसेट के अगेंस्ट में, तो ना कैश फ्लो आया ना कैश फ्लो गया, लेकिन वो बैलेंस शीट में स्टैंड कर जाएगा। चलिए ठीक है। अब आप कह रहे हो
कि पूरी तरह से हमें समझ आ गई है इम्पोर्टेंस। एक बार मैं लिख के बता देता हूँ। देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की इम्पोर्टेंस क्या है कि जो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अगर अराइज हो रहा है, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट की इंडिकेटर है कि धंधा बिजनेस कितना पैसा जनरेट कर रहा है। यानी कि एडिक्वेट मनी, वो मनी मेकिंग मशीन बनाई है आपने कि मनी ईटिंग मॉन्स्टर बनाया है आपने। कहां से पता लगेगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। कई कंपनियों के पास पैसे तो होते हैं क्योंकि वो पुराने एसेट बेच बेच के, प्लॉट बेच के, जो पुराने अच्छे समय के अंदर बिल्डिंगें खरीदी थी उसको बेच बेच के पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि खत्म हो रही है कंपनी, खत्म हो रही है। अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आपको पैसे आ रहे हैं तो ये आपको बहुत ही हेल्पफुल है फोरकास्ट करने के लिए कि भाई इतना तो हम कंपनी से कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं और अब कंपनी ग्रो इस रेट के ऊपर कर सकती है। जो वारेन बफेट है ना, वो जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है या किसी कंपनी को रिव्यू करता है, प्रॉफिट से ज्यादा वो कैश फ्लो स्टेटमेंट को इंपॉर्टेंस देता है। अब पता लग गया क्यों? क्योंकि वहां पे उसको दिखाई दे देता है कि कंपनी में ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी है कि नहीं है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब ये पता लग गया कि आज अगर हम लॉन्ग टर्म चीजों में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फ्यूचर में क्या होगा, हमारी इनकम बढ़ेगी क्योंकि एसेट तो इनकम जनरेट करने के लिए ही तो क्रिएट करते हैं हम। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी इसलिए इस्तेमाल होती है ताकि हमें पता लगता है कि फ्यूचर में जो पैसा हमने लोन के फॉर्म में ले लिया है, कैपिटल की फॉर्म में ले लिया है, वापस भी तो करना है। तो भविष्य में पैसे के कितने क्लेम आने वाले हैं, क्योंकि जो लिया है वो वापस भी तो करना पड़ेगा। ओके। तो आप कह रहे हो फिर कंप्यूट कैसे करें? अलग अलग मेथड से कैसे करें कंप्यूट? देखो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल लिया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकाल लिया और फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकाल लिया, तीनों को जोड़ना है। तो एक एक करके चलते हैं। जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी इंटरप्राइजेस की है। अदर एक्टिविटी जो इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं होती वो भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डाल देते हैं, जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब इन डायरेक्ट मेथड से कैसे बनेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट? कैसे बनेगी? बस 5 स्टेप लेने हैं। कौन कौन से स्टेप्स हैं वो? पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले देखो जी, प्रॉफिट कितना आ रहा है, कितना प्रॉफिट आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अब उसके अंदर बिफोर टैक्स निकालना है आपने। और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घटना घटी है जो कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर नहीं होती, उसको ऐड बैक कर दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घटना को। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालो वर्किंग कैपिटल का चेंज करने से पहले, मतलब कि नॉन कैश ट्रांजैक्शन को खत्म कर दो, ये डेप्रिसिएशन वगैरह को। उसके बाद देखो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना जनरेट हुआ, क्योंकि वर्किंग कैपिटल के जो चेंज है ना उसको प्लस माइनस कर दो कि पैसा तो डेटर्स के पास फंसा हुआ है। हाँ जी, पहले डेटर्स इतने थे, अब डेटर्स बढ़ गए। पहले इन्वेंट्री कम थी, इन्वेंट्री ज्यादा हो गई। तो जो पैसा वर्किंग कैपिटल में फंसता चला जा रहा है या वर्किंग कैपिटल से रिलीज हो रहा है उसको प्लस माइनस कर दो। और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है तो उसको अब माइनस कर दो। और अब फाइनली उसमें से जो टैक्स पे किया है माइनस कर दो, तो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगी। आप कह रहे हो कुछ समझना आया जगमोहन? एग्जाम्पल से बताओ, तरीके से बताओ, करके बताओ। ये लो तरीके से कर लो। भाई सबसे पहला स्टेप क्या था कि आपने क्या किया? प्रॉफिट, अगर स्टार्टिंग पॉइंट है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का तो पकड़ो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, और उसके अंदर क्या करोगे? सीधा सीधा इनकम टैक्स को उठा के ऐड कर दो। और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इसके अंदर डाली है। अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होती है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होती है कि मान लीजिए कोई आपने जो है एसेट सेल किया है और उसके ऊपर भयंकर लॉस हो गया, और वो लॉस आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आ रहा है। करो जमा, उसको हटाओ, क्योंकि वो तो एसेट सेल किया था, उसके ऊपर जो लॉस हुआ था वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है ना, उसको हटाओ। बाकी जो बचेगा, अब मान लीजिए कोई रिफंड है इनकम टैक्स का, अगर प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड कर रहे हो तो रिफंड को भी माइनस कर दोगे। या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ा मेजर प्रॉफिट हो गया है, कोई आपने प्रॉपर्टी बड़ी पुरानी लैंड सेल की, उसका प्रॉफिट है, उसकी वजह से पीएनएल बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, हटाओ उसको। तो क्या आ जाएगा आपके पास? प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब स्टेप 2 में क्या निकालना है आपने? देखो, स्टेप 2 के अंदर मैं आपको सीधा ले चलता हूं, इसको छोड़ देते हैं। स्टेप 2 के अंदर अब आपने क्या करना है? नॉन कैश एक्सपेंसेस हटा दो, क्योंकि कैश फ्लो का मतलब नहीं ना, उसका डेप्रिसिएशन है, कोई अमोर्टाइजेशन है, कोई बैड डेप्ट है, कोई प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट है,
ऐड कर दो उसको। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं, ये तो नॉन कैश थे और ये नॉन ऑपरेटिंग है। नॉन कैश का मतलब हो गया कि जो कैश फ्लो होता ही नहीं है। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब हो गया कि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, वो इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। यहां से उठाओ और बाकी दो डब्बों में भेज दो। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग हटा दो। डिस्काउंट कोई है आपका, हटा दो। किसके ऊपर? शेयर्स या डिवेंचर इशू करने के ऊपर। या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट है, हटा दो उसको। अब लेस क्या करना है? अगर मान लीजिए कोई लायबिलिटी आपको पे नहीं करनी थी और आपने उसको राइट ऑफ करके ऐड कर दिया, हटाओ उसको। कोई डेप्ट को आपने राइट ऑफ किया है, लोन था, लोन वापस नहीं करना आपने, वो कहता है लोन ही वापस करना, तो उसको भी आपने P&L के अंदर एड बैक कर रखा है, हटाओ उसको। एक्सेस प्रोविजन अगर आपने बना दिया इनकम टैक्स का, हटा दो उसको। नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट हो गया, या कोई इंटरेस्ट मिल गया, कोई डिविडेंड मिल गया। इंटरेस्ट डिविडेंड क्या है? ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ना, चलो उसको वहां भेजना है। तो फिर जो आपके पास आएगा, अब उसमें जो वर्किंग कैपिटल के चेंज हो रहे हैं, जैसे मेरे डेटर बढ़ गए हैं क्या, इन्वेंट्री बढ़ गई है क्या, तो करो उसको ऐड। मेरे क्रेडिटर्स कम हो गए हैं क्या, एक्सपेंसेस पेबल कम हो गए हैं क्या, करो उसको ऐड। अब इसमें लेस क्या करना है? उल्टा उल्टा, अगर करंट असेट इंक्रीज हो गए हैं तो लेस कर दो, करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो गई तो लेस कर दो। कहने का मोटा मोटा मतलब ये हुआ कि जो प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ रहा है ना, आप कहते हो ना, सिंपल भाषा में समझो, आप कहते हो ना, वेयर इज माई प्रॉफिट, वेयर इज माई प्रॉफिट, आप बोलते हो ना। आप कह रहे हो कि बुक्स में तो मेरा जगमोहन 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन वो प्रॉफिट गया कहाँ पे? कहाँ गया वो प्रॉफिट? दिख तो रहा नहीं है, बैंकों में तो है नहीं। तो मैं कहता हूं ना आपको, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ। जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे तो वहां पर आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा कि पहले आपके जो डेटर्स हैं, कस्टमर हैं, उनसे आपने मात्र 10 लाख रुपए लेने थे, मात्र 10 लाख रुपए देने थे। आपने सेल करते जा रहे हो, सेल करते चले जा रहे हो, और P&L अकाउंट में प्रॉफिट पे प्रॉफिट आता चला जा रहा है। लेकिन अब आपके डेटर 10 लाख से बढ़ के 90 लाख रुपए हो गए। तो डेटर्स कितने बढ़े? 10 लाख से बढ़ के 90 लाख हो गए, यानी कि 80 लाख रुपीज से आपके डेटर्स बढ़ चुके हैं। तो ये 80 लाख रुपए आपका प्रॉफिट है, आपका प्रॉफिट है। वो कहाँ बैठा हुआ है? डेटर्स के अंदर बैठा हुआ है। पता कैसे लगा? जब आपने कैश फ्लो की स्टेटमेंट बनाई, तभी तो मैंने क्या बोला कि आपने क्या कर दिया, इंक्रीज इन करंट एसेट डेटर्स। 10 लाख से 90 लाख हो गए, 80 लाख से बढ़ गए, तो यानी कि प्रॉफिट तो चाहे आपने 1 करोड़ का कमाया, उसमें से माइनस 80 लाख रुपए, खटाक, बाकी बचा 20 लाख रुपए। यानी कि 80 लाख कमाया तो है, लेकिन कैश फ्लो 1 करोड़ का नहीं है, 20 लाख का बचा है आपका। समझ गए? बिल्कुल समझ गए। आप कह रहे हैं जगमोहन पता लग गया जी, क्लियर हो गया कि कैश फ्लो का मतलब है सचमुच में पैसा बिजनेस में कितना आ रहा, सचमुच में कितना जा रहा। किताबों में प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन सच में प्रॉफिट ना हो, क्योंकि इन्वेंट्री बढ़ती चली जा रही है। आप लोन एडवांसेस बांटते चले जा रहे हो, इंप्लॉई एडवांस है, लोन है, एडवांस है, इंटरेस्ट में पैसे पड़े हुए हैं। चलो ठीक है, अब जब ये चीज आ गई, अब उसमें से इनकम टैक्स पे कर देना, और उसमें से आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को माइनस कर देना, दिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिस्प्ले के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बड़ा सिंपल है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का क्या मतलब था कि लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट खरीद रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इनफ्लो क्या होता है? इनफ्लो, जैसे कि आपने कोई एसेट सेल कर दिया, आपने इन्वेस्टमेंट सेल कर दी, आपने जो लोन और एडवांस दे रखा था वो पैसे वापस आ गए, या आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी थी उसको बेच दिया, या प्रॉपर्टी आपने रेंट पे चढ़ा दी, उसका रेंट आ गया, या आपने जो शेयर्स खरीद रखे हैं कंपनियों के, उसके ऊपर डिविडेंड रिसीव हो गया, डिवेंचर पे आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, इंटरेस्ट रिसीव हो गया। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पैसा लगता कहाँ पर है? कोई एसेट खरीद लिया, कोई इन्वेस्टमेंट खरीद ली, तो ए माइनस बी, ये है नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है? ये भी सिंपल है, यानी कि आपकी कैपिटल कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंज हुआ है। तो इनफ्लो क्या होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का? भाई आपने शेयर इशू कर दी, कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी कंपनी के अंदर, या आपने लोन रिसीव कर लिया, और यूज कहां पर होगा? रिडम्पशन कर दिया प्रेफरेंस शेयर को, डिवेंचर को वापसी कर दिया, शेयर्स को बायबैक कर दिया, कैपिटल वापस कर दी, लोन की रिपेमेंट कर दी, डिविडेंड पे कर दिया, इंटरेस्ट पे कर दिया, और लोन के ऊपर। तो जो आया जो गया उसका नेट बैलेंस क्या कहलाएगा?
फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आप कह रहे हो कि जगमोहन इसका मतलब मुझे समझ आ गया, जो इतनी देर से आप बताने की कोशिश कर रहे हो कि सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट दिखाई दे रहा है वो सच में उतना मेरे पास कैश फ्लो नहीं होगा। उसमें से जमा घटा करके पहले तो निकालो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आया, फिर देखो लोन से कितने पैसे आए, इन्वेस्टमेंट से कितने पैसे आए, खोल के देखो, एकदम डिटेल्ड के अंदर देखो। तो अब बनाएं कैश फ्लो स्टेटमेंट। बनाते हैं। सबसे पहले क्या किया आपने, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी को खोल के लिख लिया आपने, और उसके बाद जो तीनों को जब जमा करोगे तो नेट फ्लो का पता लग जाएगा। अब ओपनिंग बैलेंस तो आपको पता ही है, ओपनिंग बैलेंस कैश और कैश इक्विवेलेंट कितने हैं। तो अब अगर आपने ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी को टोटल कर दिया, उसमें ओपनिंग को डाल दिया, तो बाकी क्या बचेगा, क्लोजिंग बैलेंस बचेगा। दिख गई ना आपको कैश फ्लो की पूरी स्टेटमेंट। कुछ इस तरह से दिखाई देता है, ये देखो। अब आप अपनी बैलेंस शीट खोल के देखना जरा, अब खोल के देखना बैलेंस शीट, अब मजा आएगा। अब आपको समझ आ जाएगा सारा का सारा कि ये क्या माजरा था आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट का। सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ था, नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर, कितना प्रॉफिट कमाया, वो प्रॉफिट लिख दिया आपने। अब बस जमा घटा जमा घटा जमा घटा जमा घटा, क्या निकल कर आ गया, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कि धंधे ने कितना कैश फ्लो दिया। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जमा घटा जमा घटा जमा घटा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आ गया। उसके बाद क्या था, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जमा घटा जमा घटा जमा घटा और ये आपका आ गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और नेट कितना आया, ओपनिंग कितना था और क्लोजिंग कितना बचा। यानी कि एकदम खोल के रख दिया आपके सामने कि बाबा इसको ना देखा करो, समझा करो, पढ़ा करो कि बिजनेस तो हम कर रहे हैं, लेकिन पैसा आ कहां से रहा है और जा कहां से रहा है, ये होती है कैश फ्लो की स्टेटमेंट। कैसा लगा, कैसा लगा। मेरा ओपिनियन क्या है, मेरा ओपिनियन बड़ा सिंपल है। आपको ना अपने किसी भी सवाल को पूछ लेना चाहिए JSAonline.in की वेबसाइट पे जाके। JSAonline.in पे जाओ, कैश फ्लो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है ना आपका, जस्ट आस्क योर क्वेश्चन, पूछ लिया करो, मेरे से 1 to 1 भी कर लिया करो, सो दैट कि कैश फ्लो के एरिया में ना आप जो मास्टरी कर रहे हो। देखो 5 AM कैश फ्लो मास्टरी में तो मैं आपको ना सब कुछ दिए चले जा रहा हूँ, सब कुछ दिए चले जा रहा हूँ। अच्छा, ये सारा कुछ ना अब अपलोड भी हो जाना है, कहाँ पे, यूट्यूब के ऊपर। ये भगवान की दी हुई नॉलेज है, आपके लिए ही है, आप ही दे रहे हो। मैं आज पुणे में हूँ, पुणे के अंदर मैं अभी एक फैक्ट्री विजिट करके आया कल। क्या बात है, उसको मैंने बोला है रिजोर्ट वाली फैक्ट्री, मतलब एक बहुत शानदार पुणे में जगह है, और वहां पर एक फैक्ट्री बनी हुई है, और वहां से बाहर का व्यू कितना अमेजिंग है। तो श्याम सुंदर जी मुस्कुरा रहे होंगे यस, रिजोर्ट वाली फैक्ट्री तो पुणे में हूँ। तो मैं आप ही बिजनेस ओनर से मिल रहा हूँ, और आप अपनी प्रॉब्लम मेरे से शेयर करते हो कैश फ्लो वाली। तो पास्ट में जो सक्सेस हुई है किसी की, उस सक्सेस की लर्निंग आप ही ने मुझे दे दी, और उस सक्सेस में से कुछ मैंने आपके साथ ही शेयर कर दिया। तो क्या कर दिया, आप तो ही मुझे नॉलेज दे रहे हो, आप ही मेरे से ले रहे हो, है कि नहीं, है कि नहीं। तो दैट मीन टू से, बस मैं आपको ये सारी की सारी चीजें जरिया बन के, एक इंस्ट्रूमेंट बन के प्रोवाइड कर रहा हूँ। बस आप तो ना कंसिस्टेंट एक्शन लेते रहो इन द एरिया ऑफ कैश फ्लो। जहां पर एक्शन लेंगे, रिजल्ट तो वहां पर डेफिनेटली फॉलो करेगा ही करेगा। तो मुझे बताओ कैसा लगा आज का कैश फ्लो सेशन। डिफरेंट था ना, डिफरेंट था ना आज के लिए। तो डिड यू लाइक इट, और क्या ओपन अप हुआ आपके लिए, कैसा लग रहा है। इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज के ऊपर आगे भी मैं सेशन आपके लिए लाता रहूं। तो जो मेरे साथ लाइव है, जरा बताओ चैट बॉक्स के अंदर। और जो रिकॉर्डिंग को देखेंगे वो तो पूरी तरह से आज कैश फ्लो के सेशन को एंजॉय करने वाले हैं। बहुत सारे, मुझे पक्का पता है कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और आपको इंपॉर्टेंस पता लग गई होगी, और अब आपको देखने में भी मजा आने वाला है, किसके अंदर, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। तो चलिए, गुड है जी, ग्रेट है, फैंटास्टिक। सुरेंद्र जैन जी, बहुत अच्छा लगता है आप लाइव हो हमारे साथ सुबह 5 AM के साथ के अंदर। संजय नरवाल जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप। अमित गुप्ता जी, अरे वाह, आज तो अमित जी भी हमारे साथ में हैं। और बाकी सभी, क्या बात है। ये जो आप कंसिस्टेंसी के साथ में पार्टिसिपेट करते हो ना शिवम जी गुड, ग्रेट, फैंटास्टिक। चलिए ठीक है, ओके, गॉट इट। तो अभी मैं इस सेशन को बहुत लंबा नहीं बनाऊंगा, तो अभी बाकी क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। आज 4
पीएम के ऊपर भी तो है ना हमारा कैश फ्लो शो, उसके अंदर बाकी कंटिन्यू करेंगे अपने क्वेश्चन आंसर को। थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग टुडे इन 5 AM Cash Flow Mastery Live. Have a great, amazing, and amazing life ahead. Bye. Thank you.